आज का विषय है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की अवधारणा। गरीबी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, गरीबी की माप कैसे किया जाता है, गरीबी को कैसे परिभाषित किया गया है, भारत में कैसे परिभाषित किया गया है, विश्व लेवल पे गरीबी को कैसे परिभाषित किया गया है, इसको मेजर करने के लिए आंकड़े को एकत्रित कैसे करते हैं, ये सब बातों का आज हम जिक्र इस लेक्चर में किए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ बैकग्राउंड में मैंने इंट्रोडक्शन डाला है, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, मेजरमेंट कैसे कैसे करना है, इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया और समरी। गरीबी की परिभाषा की बात करें उससे पहले कुछ बैकग्राउंड में हम लोग बातें समझ लेते हैं। एक था कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन 1951 से ही भारत में गरीबी को लेकर के चिंतित था और उन्होंने इससे मुक्ति पाने के लिए देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को चालू किया और मुख्य रूप से 1950 या कह लीजिए 1947 से लेकर के अभी तक का जो भारत के आर्थिक विकास का जो गोल रहा है वो पॉवर्टी इरेडिकेशन रहा है, गरीबी को खत्म करना या गरीबी से मुक्ति पाना। और इसके संबंध में शुरुआती दौर में यदि देखा जाए तो जो जीडीपी का ग्रोथ है, जिसको कि हम लोग मानते हैं कि जीडीपी अगर ग्रोथ बहुत तेजी से होता है तो गरीबी से मुक्ति पाने में हमको काफी मदद मिलेगी, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं हुआ। 1950 से लेकर 1960-70 तक का जो दशक था उसमें हम लोगों का जो जीडीपी ग्रोथ लगभग 3-3.5% रहा, जिसको बाद में हम लोग हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट वैश्विक स्तर पे जाना गया। लेकिन उसके बाद जीडीपी का ग्रोथ काफ़ी तेजी से हुआ, जिसको कि एवरेज 5.8% 1980 के दशक में और 5.7 1990 के दशक में, यानी कि हमारी जो वेल्दीनेस था वो काफ़ी बढ़ा और हम लोग कुछ हद तक ये सफल हुए कि अब भारत में जो भी पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम कम कर पाए। इसके साथ ही एक हमको और मेजर चेंजेस भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने के लिए मिलता है, जो कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल है वो काफ़ी कम हुआ है, या कली हिस्सा जो है वो कम हुआ है कि जो 55% लगभग जीडीपी में योगदान करता था वो 1/4 अब आ गया है, करीब करीब 20% से 25% तक सीमित रह गया है। और जो सर्विस सेक्टर है, जो सेवा क्षेत्र, वो भी काफी तेजी से बढ़ा। जो पहले 30% 1950 के दशक में था वो अब 50% से ऊपर है, कई बार यह 60% तक पहुंच चुका है। इसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जनसंख्या को एब्जॉर्ब करने वाला जो क्षमता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में उतनी क्षमता नहीं है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है जिससे कि हम गरीबी से लड़ पाएं या उससे हम कैसे मुक्ति पाएं। थोड़ी सी इसकी परिभाषा की बात करते हैं, जो भारत में या कह लीजिए विश्व स्तर पे एक ही डिफिनेशन है और जो जिसका नाम है डिप्राइवेशन फ्रॉम बेसिक नीड्स। जो भी लोग हैं, चाहे वो भारत में रहते हो, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, चाहे वो नेपाल में रहते हो, चाहे वो पाकिस्तान में या चीन में रहते हो, उनके लिए जो बेसिक नीड है, उनकी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, उससे अगर उनको वंचित रखा जाता है तो उनको बोलते हैं गरीब। अब यह अलग बात है कि जो बेसिक नीड यानी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की हो सकती हैं। भारत में जैसे रोटी कपड़ा मकान की बातें अक्सर की जाती हैं कि जिनके पास नहीं है रोटी कपड़ा मकान वो गरीब है, लेकिन अब के परिस्थिति में करीब करीब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें कि फूड, शेल्टर, क्लोथ के अलावा भी हमको वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, प्योर एयर हो गया, हवा हो गया, यानी ये सब चीज़ों को भी अब बेसिक नीड में हम लोग काउंट करना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। पहले के अनुसार हमको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान अगर हमारे पास है तो हम जिंदा रह सकते हैं और गरीबी से मुक्त कहे जाएंगे, लेकिन अभी की परिस्थितियों में ये चीज़ों में बदलाव आ रही है। अब इसे जो बदलाव आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें रोटी कपड़ा मकान के अलावा और भी ढेर सारे चीज शामिल है। जैसे अब जो लैक ऑफ एक्सेस में आता है, बेसिक नीड में आता है, वो इनकम, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल लीड अ डिसेंट एंड नॉर्मल इफेक्टिव एग्जिस्टेंस। वो आदमी के लिए एक अच्छे से रहने के लिए ये सभी चीजों की जरूरत है, जिसको कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में शामिल करते हैं। पहले हमने केवल पॉवर्टी का जिक्र किया जिसमें रोटी कपड़ा मकान 3 ही थे, लेकिन इधर हम देखेंगे तो हमारे जो कंजम्पशन बॉक्स है उसमें कई चीजें शामिल हो जाती है। अब हमको शुद्ध पानी भी मिलना चाहिए, जो कि अभी इसका क्राइसिस होना शुरू हो गया है। गरीबी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी, और एक है रिलेटिव पॉवर्टी, जिसको कि सापेक्ष गरीबी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसको कहते हैं? यह एक बेसिक नीड के लिए जो भी इनकम का दायरा सरकार या व्यवस्था द्वारा तय कर दिया जाए और उससे नीचे, उस सर्टेन कंजम्पशन के नीचे यदि कोई कंजम्पशन कर रहा है तो उस सभी लोगों को गरीब माना जाएगा। जैसे यदि भारत में कहा जाए कि प्रतिदिन जो लोग 100 रुपया खर्च करते हैं, वह कम से कम 100 रुपया जो खर्च करते हैं वह गरीब नहीं है, तो बाकी जो लोग 100 रुपया तक नहीं खर्च कर पाते वो सभी लोग गरीब कहे जाएंगे, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंतर्गत आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यह लिया। अब है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या करता है कि ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में कंपैरेटिव होता है कि भारत की जो 135 करोड़ की जनसंख्या है उसमें से अगर देखा जाए कि सबसे धनी 10% जनसंख्या, सबसे वेल्दी यानी जिनके पास पैसा रुपया है वो 10% जनसंख्या, और सबसे जो गरीब हैं वो 10% जनसंख्या, इन दोनों के बीच यदि तुलना कर लें तो पता चलेगा कि जो सबसे धनी 10% लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत ज्यादा इनकम है, जबकि इनके पास बहुत कम। हालांकि जीडीपी का लगभग 1% में ये 10 लोग आ सकते हैं, जबकि इधर 10% काउंट करेंगे तो जीडीपी का कम से कम 60-70% ये लोग कब्जा किए हुए हैं। तो ऐसे में ये जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, तो इसको रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। कई बार इसको बाद में हम लोग इनइक्वालिटी के रूप में पढ़ेंगे, आय असमानता के रूप में। तो यह 2 तरह का की गरीबी का कॉन्सेप्ट है। अब इसकी बात है कि मेजरमेंट करने की, गरीबी को मापते कैसे, उसके लिए हम ये आगे पूरा प्रोसीजर आपको बताते हैं। इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। इनकम इंडिकेटर्स क्या बताता है कि आपको पॉवर्टी के बारे में पता लगाने के लिए एक न्यूनतम आय आप फिक्स कर दीजिए कि जो व्यक्ति इतना आय प्राप्त करता है वह गरीब नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो उस न्यूनतम आय को हम पॉवर्टी लाइन कह सकते हैं। जैसे कि एक टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, एक समिति बनाई गई ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1979 में, और इन्होंने एक एवरेज एनर्जी न्यूट्रिशन को फिक्स किया और कहा कि अगर इतना कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो हम उसी को पॉवर्टी लाइन मान लेंगे, और उससे कम प्राप्त करता है तो वह गरीब है, और उससे अधिक प्राप्त करता है तो वह गरीब नहीं है। इसके लिए इनका जो आधार था 1979 में जो प्लानिंग कमीशन ने ये बातें एक्सेप्ट की, उसका आधार था न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट ग्रुप 1968 में, जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सुझाव के आधार पर तय किया गया कि पॉपुलेशन के जो विभिन्न ग्रुप हैं, एज अलग है, सेक्स अलग है, एक्टिविटी उनकी अलग है, वो एक्टिविटी यानी कि कार्य की प्रवृत्ति, कोई रूरल इलाका में काम करता है, कोई शहरी क्षेत्र में काम करता है, तो उनके लिए अलग अलग न्यूट्रिशन की आवश्यकता हो सकती है। तो इसके आधार पर उन्होंने कैलोरी के माप को प्रस्तुत किया, यानी एक व्यक्ति को दिन भर में कितना कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होगी, और उस कैलोरी के हिसाब से इन्होंने जो कहा
कि 2400 कैलोरी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति पर डे यानी प्रतिदिन रूरल एरिया में 2400 कैलोरी की जो न्यूट्रिशन है या ऊर्जा है व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं काम करते हैं। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो 2100 कैलोरी पर कैपिटा पर डे जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनके लिए आवश्यकता है। तब हमारा अब पावर्टी लाइन जो डिफाइन होकर के आएगा, पावर्टी लाइन जो डिफाइन होकर के आएगा कि इस न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए लोगों को इनकम का एक दायरा फिक्स कर दिया जाए और वह जो इनकम का दायरा होगा वही पावर्टी लाइन होगा। यही इस जो इसको जो सेट किया गया न्यूट्रिशन को, उसका मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाए, मॉनेटरी इक्विवेलेंट कि 2100 और 2400 कैलोरी को प्राप्त करने के लिए कितना पैसा खर्च होगा। तो एक पहला काम हम ये कर लें जब पावर्टी का हम मेजर करते हैं। अब दूसरा काम है डाटा ऑन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन। हम इस पर आंकड़े एकत्रित कर लें कि जो प्रत्येक हाउस होल्ड खर्च करता है इस कैलोरी को प्राप्त करने के लिए उसमें खर्च कितना आता है। अगला काम क्या करें, द कैलोरी कंटेंट ऑफ आइटम्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय पॉपुलेशन ग्रुप बिलोंगिंग टू डिफरेंट पर कैपिटा क्लासेस विथ एप्रोप्रिएट कन्वर्जन फैक्टर्स। लोग अलग अलग कंजम्पशन करते हैं, कोई दाल चावल रोटी में खुश रहता है तो कोई सब्जी रोटी में, कोई फल खाता है, कोई दूध के साथ भी रहता है। तो अलग अलग लोगों का कंजम्पशन ग्रुप है, लेकिन हमको उसमें कॉमन ये निकालना है कि जिस व्यक्ति ने जो खाते हैं उसमें कितना कैलोरी का कंजम्पशन हो रहा है। उसके आधार पे हम उसका मॉनेटरी इक्विवेलेंट निकाल लें और ये हमको तब पता चल जाएगा कि इस 2100 और 2400 कैलोरी को प्राप्त करने के लिए कितना व्यक्ति खर्च करता है। इसका जो प्रथम बार कैलकुलेशन हुआ वो 1973-74 में भारत में किया गया और उन्होंने पाया कि जो एवरेज ऑन एन एवरेज जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है वो 49.09 पर कैपिटा पर मंथ यानी एक महीने में इतना खर्च किया गया किसके लिए, 2400 कैलोरी पर कैपिटा पर डे प्राप्त करने के लिए। और वहीं 56.404 रुपया पर कैपिटा पर मंथ विथ कैलोरी इंटेक ऑफ 2100 ये अर्बन एरिया के लिए था। यानी कि शहरी क्षेत्रों में प्रथम बार जो भारत में गरीबी रेखा का जो आकलन किया गया वो यह किया गया कि पर कैपिटा पर मंथ यानी रूरल इलाके में 56.04, रूरल इलाके में 49.09 और अर्बन इलाके में 56.04। इतना अगर कोई व्यक्ति प्रति महीने खर्च करता है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है या गरीबी रेखा से के पास है और उससे मुक्त है। और इसी को क्या कह दिया गया, पावर्टी लाइन वाज डिफाइंड एज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर लेवल। अब हमारा पावर्टी लाइन डिफाइन हो गया और इतना खर्च होने पर ये जो कैलोरी व्यक्ति को मिलने लग जा रहा है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। ऐसे हमारा मेजरमेंट होता है गरीबी को पता लगाने के लिए किसी देश में। अब इसके साथ ही साथ एक आता है पावर्टी रेशियो या हेड काउंट रेशियो, यानी कि अब ये पता करें कि कितने लोग गरीब हैं। एक तो हम ये पता कर लिए कि कैसे पता लगाएं कि गरीब हैं कोई व्यक्ति की नहीं, तो उसके लिए हमने पावर्टी लाइन तय किया और पर कैपिटा पर डे एक्सपेंडिचर, हालांकि पुराना जो एस्टिमेट आया उसमें पर कैपिटा पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन हुआ। तो अब इसमें हम व्यक्ति की पता लगा लें कि कितने लोग गरीब हैं। तो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स इक्विवेलेंट टू कैलोरीज ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया सर्व एज कट ऑफ लाइन फॉर सेपरेटिंग द पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से पुअर को अगर निकाल लें, यानी कि टोटल पॉपुलेशन से पुअर निकाल लें, तो उसको बोलते हैं पावर्टी रेशियो, यानी पुअर पीपुल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, या इसको ये भी बोलते हैं हेड काउंट रेशियो, यानी कि सिर गिनना, गरीबों का सिर गिनना। यह दोनों एक ही चीज है, पावर्टी रेशियो कहिए या हेड काउंट रेशियो कहिए,
उसको मेजर करने के ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला कैसा बता रहा है कि पर पॉवर्टी रेशियो बराबर हेड काउंट रेशियो बराबर नंबर ऑफ पीपुल बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो पता चल जाएगा कितने प्रतिशत लोग भारत में गरीब हैं इस फार्मूला के द्वारा। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। दिस इज यूजफुल फॉर द कंपेयरिंग द पॉवर्टी सिचुएशन इन टू एरियाज लाइक रूरल एंड अर्बन एरियाज और डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग राज्यों में भी हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर कितने लोग गरीब हैं और उसके टोटल कुल जनसंख्या में, और साथ ही रूरल अर्बन। तो ये हमारा कई कंपेरिजन भी कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी निकल सकता है अगर हम ऐसा करें, और ऐसा किया ही जाता है भारत में। अब आता है कि ये जो हमने एस्टीमेट निकालना है गरीबी का, कितने लोग गरीब है, उसके लिए आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं। बिना आंकड़ों के हम गरीबी का अनुमान लगा नहीं सकते। तो आंकड़ा है द डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया इज कलेक्टेड बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक संस्था है भारत सरकार का और वह यह आंकड़े एकत्रित करता है। गरीबी का मुख्य रूप से आंकड़ा दो फॉर्मेट में एकत्रित किया जाता है। एक है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, दूसरा है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड क्या बताता है? इसके अंतर्गत 30 दिन की रिकॉल अवधि में सभी उपभोग मदों के लिए उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। यानी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि पिछले 30 दिनों में आपने क्या क्या चीजें का कंजम्पशन किया है, ताकि उससे ये पता लगाया जा सके कि उस पिछले 30 दिनों में आपका जो कंजम्पशन रहा है वो कितने कैलोरी प्राप्त हुआ उसमें आपको। तो एक ये तरीका है जो प्रश्नावली के आधार पर लोगों से ये पूछ करके पता लगाया जा सकता है। दूसरा है मिक्स रिकॉल पीरियड। इसके अंतर्गत 5 गैर खाद्य वस्तुओं, यानी कि जो कि फूड आइटम नहीं है, जैसे इसमें कौन कौन चीजें हो सकती है, वस्त्र, जूता चप्पल, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा, संस्थागत मेडिकल व्यय, इनके लिए पिछले 365 दिन की रिकॉल अवधि के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं कि आपने क्या कंजम्पशन किया और क्या नहीं किया। और बाकी जो कंजम्पशन के आइटम बच गए उसके लिए अगेन 30 दिन के रिकॉल अवधि। रिकॉल अवधि का यहाँ अर्थ है कि आपके याददाश्त आधारित सवाल पूछे जाएंगे कि पिछले 365 दिनों में आपने कोई कपड़े खरीदे कि नहीं, जूता चप्पल खरीदे कि नहीं, टिकाऊ वस्तुएं और कोई खरीदे कि, शिक्षा ले रहे हैं कि नहीं, संस्थागत मेडिकल व्यय आपका कितना है। तो ये 365 दिन के आधार पर पूछ करके नोट डाउन कर लिया जाए और इसको 30 दिन पे जो फूड आइटम है, और दोनों के हिसाब से फिर आंकड़े आपके पास उपस्थित हो गए। अब इसको आप एनालिसिस करके और अपने डेफिनेशन के अनुसार इसको एडजस्ट करके पता लगाएं कि गरीबी कितना है भारत में या जहां भी आपको पता करना है। ऐसा भारत में किया गया अकॉर्डिंग टू सी रंगराजन कमेटी। जो सी रंगराजन कमेटी हालिया बनी थी उसके अनुसार पर कैपिटा पर डे जो रूरल और अर्बन एक्सपेंडिचर है वो कितना था। रूरल में 32.04 रुपया, यानी इसको 33 तक कंसीडर किया गया था पर कैपिटा पर डे रूरल, और अर्बन में जो है 46.9 रुपया, यानी कि इसको 47 तक कंसीडर किया गया था। और इसके आधार पे पर कैपिटा पर डे जो लोगों का एक्सपेंडिचर इतना अगर है रूरल और अर्बन के हिसाब से, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो गरीब नहीं है और यही गरीबी रेखा है, इससे नीचे जितने लोग रहेंगे वो गरीब हैं। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन हुआ, रूरल में 32 इतना मल्टीप्लाइड बाई 5 यहाँ क्यों लिखा है कि माना गया कि एक फैमिली में आइडियली 5 लोग रहते हैं, एक परिवार में आइडियली 5 लोग रहते हैं, यानी एक परिवार में कुल 4,860 रुपया यदि खर्च होता है रूरल में, तो इससे अधिक खर्च होता है तो वह उस परिवार में गरीबी नहीं है, ऐसा माना गया। और अर्बन में भी पर डे पर कैपिटा कितना खर्च होता है मल्टीप्लाइड बाई परिवार के 5 सदस्य, तो हमारा जो पैसा इधर आया, इतना से अधिक खर्च अगर अर्बन एरिया में किसी फैमिली द्वारा किया जाता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा और वो पता लगा ले जाएगा कि यह परिवार गरीबी रेखा से ऊपर है और उसके लिए बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कार्ड बनता है वो सब नहीं बनेगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है।
ये जो विश्व बैंक, अब देखिए ये तो भारत में हो गया सब गरीबी कि इतना इतना खर्च होगा तो गरीब नहीं कहे जाएंगे। ये अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास हैं सी रंगराजन के ही हैं। भारत में अभी गरीबी का यही परिभाषा स्वीकार किया गया है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि 1.90 पर डे एक्सपेंडिचर, 1.90 पर डे एक्सपेंडिचर यदि कोई व्यक्ति करता है तो वह गरीब नहीं है। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करके देखा जाए तो यह आ जाएगा 1, 3 और 3, करीब 133 रुपया कोई व्यक्ति भारत में यदि रोज खर्च करता है तो वह गरीब नहीं है। तो यह किसका डिफिनेशन हुआ? वर्ल्ड बैंक का। और ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि और भी देशों के लिए इतना न्यूनतम यदि उनके यहाँ के नागरिक खर्च कर रहे हैं तो वह गरीब नहीं है। अगर इसको इनकम के आधार पर देखा जाए तो यही वर्ल्ड बैंक कहता है कि $2.50 पर डे अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो वह भी गरीब नहीं है वैश्विक स्तर पे। यानी $2.50 अगर रोज आप कमाते हैं तो गरीब नहीं है, किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। लेकिन अगर ये डिफिनेशन भारत में लागू करके देखा जाए तो भारत में करीब करीब 80% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। यानी भारत में 80% लोग गरीब हैं जब हम ये डिफिनेशन अपनाएं 2.50 पर डे इनकम वाला। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो 1960 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और एशिया में इस्टेब्लिशमेंट है, ये कहता है कि $1.35 पर डे अगर इनकम है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। इतना या इससे अधिक किसी व्यक्ति का इनकम है एशिया में तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। ये डिफिनेशन किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो ये अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो गरीबी के संबंध में अपने अनुमान व्यक्त करते रहती हैं। अब एक आ गया कि गरीबी तो ठीक है लेकिन अब गरीबों में भी गरीब, यानी कि पॉवर्टी ऑफ मेजरमेंट डिस्क्राइब्स एवं नेमली द पॉवर्टी रेशियो। हम ये पता लगा देते हैं कि कुल जनसंख्या में कितना लोग गरीब है या हेड काउंट रेशियो के माध्यम से। लेकिन ये जो रेशियो है यह नहीं पता लगा पाता है कि जो गरीब हैं उनके बीच में भी कितने लोग और अधिक गरीब है, एक्चुअल लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड डिप्राइवेशन। तो इसके लिए पॉवर्टी रेशियो को छोड़ करके पॉवर्टी गैप इंडेक्स निकाला जाता है। अम्यूजर डेवलप, यानी कि गरीबों जो गरीब है, सपोज कि हमने कहा कि 100 रुपया अगर भारत में लोग रोज खर्च करते हैं तो इसके नीचे जो खर्च करने वाले लोग हैं, हो सकता है कोई 98 रुपीज रोज खर्च करता हो सकता है कोई 40 रुपया रोज खर्च करता हो। तो ये दोनों के बीच में भी काफी गैप है। तो ऐसे चीजों को ध्यान रखने के, जिसको अमर्त्य सेन ने भी हाईलाइट किया कि गरीबी रेखा तो हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए 100, तो इसके नीचे भी लोग कितने गरीब है। ए मान लीजिए यहाँ गरीब है, बी मान लीजिए इससे भी और गरीब है, सी मान लीजिए इससे भी और गरीब है। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक और इंडेक्स बनाया गया, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है कि पॉवर्टी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में पॉवर्टी लाइन माइनस पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय पॉवर्टी लाइन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम इसके बारे में और भी और गहन तरीके से गरीबी का अनुमान लगा सकते हैं। ये अलग मेथड है। भारत में गरीबी पर कई समितियां बनाई गई। 1950 से अगर हम देखें तो बहुत ढेर सारी समितियां यानी कमेटी बनाई गई, जिसमें अर्जुन सेन गुप्ता पैनल है, NC सक्सेना कमेटी है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, सी रंगराजन समिति है, हासिम कमेटी है, अभिजीत सेन कमेटी है। ये ढेर सारी कमेटी भारत में पॉवर्टी के लिए बनाई गई, जिसमें आगे हम अभी 2 कमेटी की चर्चा करेंगे। एक जो लेटेस्ट है, एक तेंदुलकर समिति और एक रंगराजन समिति। इसके अतिरिक्त कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो भी गरीबी का अनुमान भारत में प्रस्तुत करती हैं, जैसे UNO हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ। ये भी गरीबी का, जैसा कि हम ऊपर चर्चा किए, ये अनुमान प्रस्तुत करती है। अभी हाल ही का रिपोर्ट 2 दिन पहले 16 जुलाई 2020 को UNDP ने एक रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार कहा कि भारत में 2004-5 से 2014-15 के बीच करीब 273 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी कि
उस समय करीब करीब भारत का जो जीडीपी का ग्रोथ था वो करीब करीब 8 से 9% के बीच था, 8 से 9%। तो इस समय हाई जीडीपी ग्रोथ के कारण हमारा जो नेशनल इनकम है वो अधिक प्राप्त हुआ सरकार को, और उससे उन्होंने गरीबी के लिए योजनाएं चलाए, मनरेगा चलाए, इस तरह के कार्यक्रम चला करके 273 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ऐसा रिपोर्ट जारी किया गया है यूएनडीपी के द्वारा अभी 2 दिन पहले 16 जुलाई 2020 को। 1998 में नोबेल पुरस्कार विजेता AK सेन की बात करें तो उन्होंने भी एक लेख लिखा जिसका नाम है इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इनके लेख का नाम है। इसके अनुसार भी हम गरीबी के गहनता को और अधिक पता कर सकते हैं, अर्थात गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के बीच कितना गरीबी है वो भी हमको निकालना चाहिए, यानी कि गरीबों के बीच गरीबी कितना है इसकी चर्चा अमर सेन ने किया, जिसके लिए उनको 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। हमने कहा कि 2 कमेटियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक है रंगराजन समिति, एक है तेंदुलकर कमेटी। दोनों ने लगभग ये 2 वर्षों के लिए इन्होंने अपना गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए। एक 2009-10 दोनों ने 2009-10 के लिए प्रस्तुत किया, और दूसरा है 2011-12। ये हैं सी रंगराजन, जो फोटो आप देख रहे हैं, और ये हैं सी तेंदुलकर। ये तेंदुलकर हैं, ये सी रंगराजन हैं। दोनों ने गरीबी के लिए ये आंकड़े प्रस्तुत किए। 2009-10 के अनुसार ये पॉवर्टी जो रेशियो है, अभी हम ऊपर ने कहा कि पॉवर्टी रेशियो यानी कि पुअर पीपुल और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो पॉवर्टी रेशियो का फॉर्मूला है उसको लागू करते हुए इसके आधार पे भारत को बताया गया कि भारत में 2009-10 में कुल 29.8% लोग गरीब थे। किसके अनुसार? तेंदुलकर के अनुसार। और तेंदुलकर के ही अनुसार 2011-12 में कुल 21.5% लोग भारत में गरीब थे। अब इसको रूरल अर्बन करके देखना है तो ये कहें कि रूरल में 25.7, अर्बन में 13.7। इसी तरह रंगराजन समिति ने भी कहा कि 2011-12 में 29.5% लोग भारत में गरीब रहे हैं, और 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर भारत में 38.20% लोग गरीब रहे हैं। ये इनका फाइनल अनुमान है, जिसको कि इन्होंने पॉवर्टी लाइन कहा, यानी इतने लोग कुल जनसंख्या में इतने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। अब चाहे इसको आप रूरल अर्बन अलग अलग देखना है तो सबका आंकड़ा इसमें दिया हुआ है। ये है कुछ कि टॉप 5 पुअर स्टेट्स इन इंडिया इन परसेंटेज, यानी कि जो परसेंटेज में कितने प्रतिशत लोग पॉवर्टी रेशियो अलग अलग राज्यों में जो सबसे अधिक गरीबी था, ये किसके अनुसार है? सी रंगराजन का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ गरीबी है, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड। और इसके बाद जो देखा जाए टॉप 5 स्टेट और बॉटम 5 स्टेट की चर्चा की जाए तो जो सबसे कम प्रतिशत गरीब वहाँ लोग रहते हैं वो भी सी रंगराजन के समिति के ही अनुसार हमने यहाँ नोट डाउन किया है। उसमें है गोवा, यानी कि यहाँ कुल जनसंख्या के सबसे कम प्रतिशत लोग गरीब रहते हैं। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, हरियाणा, यानी कि कुल जनसंख्या का कम प्रतिशत में ये बॉटम 5 स्टेट रहे। तो नटसेल में हम लोग कह सकते हैं कि पॉवर्टी के बारे में क्या क्या समझाया? लैक ऑफ एक्सेस और लो एक्सेस टू बेसिक नीड, अगर ऐसा कुछ है यानी कि फूड, फ्यूल, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, इस टाइप का अगर है, यानी अगर हम 2 तरीके का डिफिनेशन समझ सकते हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल डिफिनेशन, रोटी कपड़ा मकान जिसके पास नहीं वो गरीब है। दूसरा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें हमको रोटी कपड़ा मकान के अलावा हेल्थ और एजुकेशन भी शामिल करते हैं। पॉवर्टी इज जनरली मेजर्ड बाय पॉवर्टी रेशियो, ये हमने देख लिया। अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुमान भी देख लिए। पॉवर्टी रेशियो कैसे निकाला जाता है ये मेथड भी हम लोगों ने समझ लिया। दिस इज बेस्ड ऑन मिनिमम डिजायरेबल कंजम्पशन स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन इनकम
और इट्स प्रॉक्सी। हम इनकम के भी आधार पे निकाल सकते हैं और एक्सपेंडिचर के भी आधार पे, पर डे के हिसाब से एक्सपेंडिचर और पर मंथ के भी एक्सपेंडिचर के हिसाब से। Household consumption expenditure poverty, however, has a several dimensions and therefore composite income and non-income indicator of poverty assume importance in assessing the nature and level of poverty। इस तरह से हम एसेस कर सकते हैं कि गरीबी कितना है। अलग अलग मेथड हमने समझा और उसके आधार पर भारत में कैलकुलेशन हो जाएगा। ये इतना गरीबी में कमी आई है, उसके बावजूद यदि अभी बात करें 2019 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया वो 102 उसमें भारत का रैंक रहा है। और साथ ही जो HDI 2019 का रिपोर्ट आया है उस पर भी भारत का जो रैंक है 129, यानी कि हम अभी शीर्ष 100 देशों में काफ़ी पीछे हैं, भुखमरी में भी और ह्यूमन डेवलप, यानी कि हमारा जो यहाँ के लोग रहते हैं वो कितना स्किल्ड हैं, कितना एम्पावर्ड हैं, कितना उनके पास इनकम है। इन सभी चीज़ों में यदि देखें तो भारत अभी टॉप 100 में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यह एक चिंता का विषय है। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं।